श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश के नगर विकास मंत्री से आशुतोष टंडन जी, विभाग के राज्य मंत्री से महेश गुप्ता जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत नगर विकास के सभी अधिकारीगण, आज के इस संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के सभी महापौर, चेयरमैन और पार्षदगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के इस दूसरी लहर में जिस प्रतिबद्धता के साथ आप सब ने देश की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने में अपना योगदान दिया है, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी महापौर, चेयरमैन और आपके साथ जुड़े हुए सभी अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज हम सबका सौभाग्य है कि नगर निकाय से जुड़े हुए सभी 17 नगर निगम समेत 700 नगर निकायों के चेयरमैन और 12,000 से अधिक वार्डों के पार्षदों को आदरणीय राज्यपाल महोदय का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रदेश ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी मजबूती के साथ लड़ा और परिणाम भी हमारे सामने है। जो लोग उत्तर प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त करते थे कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हॉटस्पॉट होगा, सर्वाधिक केस होंगे, सबसे ज़्यादा लोगों की मौत होगी, वह उत्तर प्रदेश सफलतापूर्वक अपने आप को बचाने में सफल रहा। आज प्रदेश के अंदर मात्र 1200 पॉजिटिव केस आए हैं और प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या मात्र 25,500 रह गई है। इसके बारे में दुनिया के विशेषज्ञों का मानना था कि ये केस जो आज हमारे पास केवल 1200 आए हैं, इनके बारे में लोगों का कहना था ये प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा आएंगे। 25,000 से कम एक्टिव केस, इसके बारे में आशंका थी कि मई के अंत में इनकी संख्या 30 लाख से ज़्यादा होगी। लेकिन आप सबके सहयोग से एक सामूहिक प्रयास प्रदेश के अंदर हुआ, उसका एक बेहतर परिणाम हमारे सामने है और इसलिए मैं आप सबका इस सामूहिक प्रयास में टीम भावना के साथ काम करने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये महामारी है, हमें इसको कम करके आंकने की भूल नहीं करनी होगी। ये सामान्य फ्लू भी नहीं है और इसलिए महामारी किस स्तर पर और कैसे फिर से चपेटे में एक बड़ी आबादी को ले सकती है, थोड़ी भी लापरवाही इस महामारी की चपेट में एक बड़ी आबादी को ला सकती है। इसलिए अत्यंत सतर्कता के साथ हम सबको कार्य करना होगा और इसमें आज जो नगर निकाय से जुड़े हुए आप सभी प्रतिनिधियों के साथ जो संवाद का कार्यक्रम बन रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य भी है हम समय समय पर इसके बारे में शासन स्तर पर आवश्यक सुझाव और निर्देश भी जारी करते थे। लेकिन अब जो थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है, यह थर्ड वेव की आशंका ऐसे समय में व्यक्त की जा रही है जब बरसात का समय होगा और बरसात के समय में कोरोना के साथ साथ अगर जो तमाम प्रकार की बरसात में होने वाली संक्रामक बीमारियां और विषाणु जनित और जल जनित बीमारियां एक साथ होने लग जाएंगी तो स्थिति अत्यंत भयावह हो सकती है। इसलिए अभी से बिना डरे बिना झुके हमें इस महामारी के साथ साथ बरसात के कारण होने वाली किसी भी अन्य संक्रामक बीमारी की रोकथाम करने के लिए अभी से कदम उठाने पड़ेंगे और इसके लिए
जो सबसे पहला मंत्र है, जिस पर हम पहले दिन से कह रहे हैं, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग। हर नगर निकाय में पहले प्रतिदिन 2 बार कम से कम स्वच्छता का कार्यक्रम चले। स्वच्छता का कार्यक्रम, और स्वच्छता का कार्यक्रम चलने के साथ साथ अच्छा होगा कि हम मोहल्ला समितियां बनाए, लोगों को भी प्रेरित करें, खासतौर पर इस बात को लेकर के कि वे अपने घर के कूड़े को घर के बाहर नाली में न डालें। हमें मोहल्ले मोहल्ले में, वार्ड वार्ड में पार्षद के नेतृत्व में मोहल्ला समिति बना करके लोगों को इस बारे में जागरूक करना पड़ेगा कि वे लोग हर एक व्यक्ति की आदत का हिस्सा बनाएं कि जब सफाई करने वाला व्यक्ति आए उसी समय कूड़ा या तो उसके पास डालें या कूड़ादान में ही कूड़ा डालें। सड़क पे न फेंकें, नाली में न फेंकें, गंदगी न करें, इन सभी चीज़ों के बारे में, और नियमित सफाई। दूसरा, सफाई करने के साथ ही हम इस चीज़ को भी देखें कि कूड़े का प्रॉपर निस्तारण भी हो जाए। अक्सर होता है, सफाई तो होती है, एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, फिर सफाई कर्मी चले जाते हैं, कूड़ा उठाया नहीं जाता है, वह कूड़ा फिर नाली में गिरता है, फिर वो इधर उधर छितर बितर होता है, फिर पूरा मोहल्ला गंदा दिखने लगता है। ऐसे ही प्रतिदिन अगर हम उठा करके हर एक नगर निगम, छोटा हो बड़ा नगर निगम हो, नगर पालिका परिषद हो, नगर पालिका हो, इन सभी को चाहिए कि प्रतिदिन कूड़े को पहले सफाई की, फिर कूड़े की उचित निस्तारण की व्यवस्था करें। दूसरा, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई। हम सफाई के तुरंत बाद सैनिटाइजेशन की कार्रवाई करेंगे, उसका लाभ होगा। और सायंकाल फॉगिंग अगर सप्ताह में 2 दिन 3 दिन भी हर मोहल्ले में हो जाता है, इसका भारी लाभ होगा। इस समय तो कोरोना से बचाएगा। और याद रखना, उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो इंसेफ्लाइटिस से बहुत मौतें होती थी। सरकार के प्रयास से उसमें नियंत्रण हुआ है, लेकिन हमें फिर भी सतर्क रहना पड़ेगा। अगर हम मध्य के क्षेत्र में, बरेली और उसके आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो वहां पे मलेरिया के मामले आज भी देखने को मिलते हैं। हम पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में चिकनगुनिया के मामले देखने को मिलते हैं। पूरब के काश वाराणसी और उसके आस मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में देखेंगे तो वहां कालाजार के मामले देखने को मिलते हैं। बुंदेलखंड में भी चिकनगुनिया से जुड़े हुए तमाम ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, जो कभी कभी व्यक्ति को, जब भी कोई व्यक्ति इसकी चपेट में आता है तो वह उसके लिए असह्य पीड़ा होने लगती है उसे। इसलिए सावधानी पूर्वक हम इन बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। और इसलिए स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग पर विशेष ध्यान देना। जल जमाव बरसात में न हो, इसी अभी से नाला है, नाली है, इन्हें डिसिल्टिंग करना, जितना भी सिल्ट निकले उसको तत्काल वहां से हटा करके प्रॉपर निस्तारण उसकी करवा देना। अक्सर होता नाली की सफाई तो होती है, लेकिन जो सिल्ट होता है साइड में रख दिया जाता है, बाद में वह फिर उसी नाली में नाले में गिर जाता है, तो सफाई का कोई मतलब नहीं होता। अभी से अगर आप इसकी व्यवस्था करेंगे, प्लास्टिक को, थर्माकोल को सरकार ने बैन कर रखा है। अगर आप भी अपने नगर निकाय में प्लास्टिक, थर्माकोल, इन सभी को प्रतिबंधित कर दें, इनसे जुड़े हुए, इनसे बने हुए बैग, इनसे बने हुए कप, प्लेट, ग्लास, ये जितने भी हैं, अगर इनको आप पहले से रोक देंगे तो स्वाभाविक रूप से नाली आधी से सफाई स्वयं हो जाएगी। तो इस सफाई, स्वच्छता पर अगर हम ध्यान दे देंगे तो एक सबसे बड़ा कार्य तो ये आपका सबसे पहला काम हो सकता है। कोरोना से भी बचाव होगा, आपका नगर सफाई भी दिखाई देगा, और बरसात में आसन्न उन तमाम चुनौतियों को, जो इंसेफ्लाइटिस को लेकर, मलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया, अन्य तमाम प्रकार की विषाणु जनित या जल जनित बीमारियां, डायरिया आदि के कारण भी जो तमाम प्रकार के लोग चपेट में आते हैं, उससे मौतें होती, इनको रोकने में नगर निकाय बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। दूसरा, हमें ये देखना होगा कि हम लोगों ने हर एक जनपद में
हर नगर निकाय में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी, वार्ड स्तर पर, नगर पालिका परिषद स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर निगरानी समितियों के गठन की कार्रवाई की थी। जहां पे निगरानी समितियां काम कर रही थी, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे बीच में आपने देखा होगा, तमाम लोग, अगर उनके परिवार का कोई सदस्य की दुखद मौत हो गई तो उनका अंतिम संस्कार करने की बजाय बॉडी को, मृत शरीर को नदी में प्रवाहित कर देते थे। ये अच्छी स्थिति नहीं है। कभी किसी ने परंपरा के रूप में अपनाया होगा, उसके कुछ नियम रहे होंगे, लेकिन आज इतनी भारी आबादी हो चुकी है, हम लोग उन लोगों को समझाएं ऐसा न करें। दूसरा, अगर कोई ऐसा परिवार है जिसके पास पैसा नहीं है, गरीबी के कारण या अन्य कारणों से नहीं कर पा रहा है, तो मोहल्ले की समिति जो पार्षद की अध्यक्षता में है, वह इस बात को सुनिश्चित करें कि नगर निकाय उस परिवार को 5,000 रुपये दे। वह परिवार या तो अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न करें जिस भी परंपरा को मानने वाला है, नदी में प्रवाहित न हो। और अगर नगर निकाय, वह व्यक्ति इस स्थिति में भी नहीं कि अंतिम संस्कार कर सके, तो नगर निगम या वह मोहल्ले की समिति ही प्रशासन के सहयोग से मृतक का अंतिम संस्कार की कार्रवाई उसकी परंपरा के अनुसार संपन्न करवाएं। यह व्यवस्था हम लोगों ने 1 वर्ष पहले से ही बना दी थी, हमें केवल उसको लागू करवाना है। हमें यह भी देखना होगा कि प्रत्येक नगर निकाय से सटे हुए किसी ऐसे स्थल पर जहां पे लोगों को बहुत दिक्कत न हो, अंत्येष्टि स्थल, सौदागृह या फिर कब्रिस्तान की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था उसमें भी रहनी चाहिए। कहीं भी गंदगी ना दिखे। अगर हम इन सब बातों को ध्यान दे दें, आप देखेंगे वहां पे अपने आप एक सुधार दिखाई देगा और उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। हमें अक्सर जितने भी हमारे नगर निगम हैं, नगर निकाय हैं, हमें कुछ नयापन वहां पे करना पड़ेगा। जैसे भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के 10 नगर निगम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। 5 लाख की आबादी के ऊपर के नगर निकायों को, 60 ऐसे नगर निकायों को अमृत योजना के अंतर्गत भी चयन किया। जो भी नगर निगम या नगर निकाय स्मार्ट सिटी या अमृत योजना के अंतर्गत चयनित हैं, वे समयबद्ध ढंग से अपने कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा दें। हमें अपने नगर निकाय की आय से भी, कैसे हम अपने नगर निकाय की आय को बढ़ा सकें, इस पर चेयरमैन, पार्षदगण, उस नगर निकाय के ईओ, अधिशासी अधिकारी, ये सभी लोग मिलकर के एक व्यवस्था बनाएं कि एक निश्चित इनकम उस नगर निकाय की बने। और फिर वहां पर जैसे हम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हर नगर निगम में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, आप भी अपने नगर निकाय के अंतर्गत छोटा सा बना सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी से पूरा सिटी आच्छादित होगा। ये 2 काम करेगा। उस नगर निकाय की ट्रैफिक की व्यवस्था को तो व्यवस्थित करने में योगदान देगा ही, लेकिन नगर निकाय की सुरक्षा में भी योगदान देगा। आप लोकल पुलिस से मिलकर के, प्रशासन के साथ मिलकर के इस कार्य को करेंगे, मुझे लगता है एक परिवर्तन दिखाई देगा। आप लोगों को कह सकते हैं कि देखिए हमारी नगर निकाय में ITMS है, हमारी नगर निकाय में हम लोग ट्रैफिक के मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी के माध्यम से नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग नगर निकाय को सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं अगर कभी उत्तर प्रदेश के अंदर घटित होती हैं, उनके अनावरण में हमें जो सबसे ज़्यादा मदद मिलती है वो सीसीटीवी फुटेज से मिलती है। और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम लोग अपराधी तक पहुंचने में सफल होते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हमें सफलता प्राप्त होती है। अगर आप अपने नगर निकायों में भी इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम चलाएं, इसमें नगर निकाय
इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तीनों मिलकर के भी इस कार्यक्रम को आगे चला सकते हैं। हर एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, पेट्रोल पंप में, वित्तीय संस्थान, बैंक है, पोस्ट ऑफिसेज हैं, इन सभी से भी हम कह सकते हैं कि वे लोग अपने यहाँ सीसीटीवी के कैमरे लगाएं और उसकी फुटेज को वहां पर उपलब्ध करवाएं, जो आपका एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनेगा, जिसको आप इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं। एक व्यवस्थित स्वरूप दे सकता, कम खर्चे में जन सहभागिता के माध्यम से उस प्रकार का एक बेहतर उदाहरण आपके यहां एक खड़ा हो सकता है। निराश्रित गौवंश नगर निकायों की एक समस्या होती है। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किया, नगर निकाय ने भी किया। समाज को चाहिए, हम समाज को जागरूक करके अगर नगर निकाय से जुड़े हुए लोगों को हम कह सकें कि हर परिवार एक गाय को गोद ले, और एक गाय को गोद लेने का मतलब साल भर में उसका मिनिमम कुछ एक पैसा तय कर लीजिए। एक साल में 300 या 500 रुपया वह परिवार देगा, उसके नाम पे वो गाय रहेगी, और उस गाय को उसके नाम पर हम उसका लालन पालन करेंगे। गाय केवल भूसा ही नहीं खाएगी, गाय के लिए आपको हरा चारा भी व्यवस्था करना पड़ेगा, गाय के लिए कुछ अच्छे चौकर की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, तब वह हष्ट पुष्ट रहेगी। अन्यथा कमजोर होगी तो फिर उसका भी पाप हमारे ऊपर लगेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि गाय को सड़क पे न घूमने दें, बछड़ों को सड़क पे न घूमने दें, बल्कि उनके लिए जो गौ आश्रय स्थल बनाए गए हैं वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था, वहां पे उनके उपचार की व्यवस्था, वहां पर उनके खाने की व्यवस्था, वहां पर पानी पीने की व्यवस्था, गर्मी से सर्दी से बचाव की व्यवस्था भी हमें प्रॉपर रूप से वहां करनी पड़ेगी। और इसके लिए अच्छा होगा कुछ ऐसे लोगों को हम उस व्यवस्था के साथ जोड़ें जो सरकार के साथ साथ स्वयं भी इस मामले में कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे, तो नगर निकाय एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। हर एक नगर निकाय अपने यहां कुछ व्यवस्था बनाए, खासतौर पर जैसे स्मार्ट सिटी के अंदर कोई एक सड़क को हम लोग लेते हैं स्मार्ट रोड के रूप में, ऐसे ही हर नगर निकाय के अंदर हर वर्ष पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है। कुछ ऐसा कार्य करिए जो उदाहरण बने, लोगों के लिए दर्शनीय बने, लोगों के लिए प्रेरणादायी बने। उन कार्यक्रमों के साथ आपका नगर निकाय जुड़े और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, लगभग 700 के आसपास आप सभी महापौर और चेयरमैन गण हैं और 12,000 के आसपास पार्षद गण हैं। आपके प्रत्येक के नगर निकाय में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित या तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, या सब सेंटर हैं, या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थित है। और मेरा आप सबसे अपील होगा कि आप एक एक सेंटर को गोद लें। गोद लेने का मतलब आपको अपना बोर्ड नहीं लगाना है। गोद लेने का मतलब कम से कम महीने में 2 से 3 बार वहां का विजिट करना, वहां की साफ सफाई को देखना है कि नहीं है, नहीं है या तो विभाग से, नहीं तो अपने नगर निकाय के साथ जोड़ करके वहां साफ सफाई की व्यवस्था देखना, वहां की कनेक्टिविटी को ठीक करना, सड़क ठीक हो, जल निकासी ठीक हो, वहां जल जमाव न हो, भवन के ऊपर कोई भी पेड़ पौधे न उगे हुए हों, गंदगी न दिखाई दे, भवन के अंदर जाले न लगे हों, वहां पर डॉक्टर नियमित रूप से आते हैं नहीं आते हैं, इसके बारे में जानकारी रखना, सीएमओ को और जिलाधिकारी को इसकी सूचना देना। वहां पर पैरामेडिक्स और जितने भी नर्सिंग स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, दाई आदि होंगी, टेक्नीशियन होंगे, इनके बारे में जानकारी लेकर के बहुत सद्भावना के साथ, सद्व्यवहार के साथ उनके साथ चर्चा करना, वे लोग कार्य कर सकें इसके लिए प्रेरित करना। कोरोना में बहुत अच्छा काम स्वास्थ्य कर्मियों ने किया, कोरोना वॉरियर्स ने किया, जो आपके नगर निकायों के स्वास्थ्य कर्मी हैं या नगर निकाय से जुड़े हुए स्वच्छता कर्मी हैं, बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। और ये हमें उन लोगों को प्रेरित करना होगा, बताना पड़ेगा कि कैसे वे लोग सामान्य दिनों में भी अच्छा काम कर सकते हैं। उस नगर हेल्थ पोस्ट का या सब सेंटर का या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सफाई, रंगाई पुताई को साल भर में 1-2 बार
करवा देना, सामान्य जिस दिन छुट्टी हो उस दिन करवाने की व्यवस्था करना। वहां पे उपकरण रखे हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए सीएमओ और जिलाधिकारी से कहना, अगर किसी दानदाता के माध्यम से वहां पे कुछ उपकरण आप उपलब्ध करवा सकते हैं जिसकी नितांत आवश्यकता है, उसमें सहयोगी बनना। ये कुछ कार्य इस प्रकार के होंगे, कम खर्चे में आप एक अच्छी व्यवस्था अपने नगर निकाय के लोगों को दे सकते हैं, और एक जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा दायित्व बनता है हम ये कार्य करके दिखाएं वहां पे। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था के साथ अगर जुड़ेंगे, मैं चाहूंगा कि अपने नगर निकाय के, अपने नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी को और विभाग के अपर मुख्य सचिव को आप उसकी सूची जरूर बना के भेजें कि कौन सा आपने स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोद लिया है, और हर महीने की रिपोर्ट भी उसकी करें, क्या क्या इसमें आप कर रहे हैं। हम इसका एक पोर्टल भी बना रहे हैं, क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, कैसे वहां पे कार्य हो रहा है। देखिए, स्वस्थ रहना हर व्यक्ति का नैतिक अधिकार है, और एक जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा ये दायित्व बनता है कि हम हर नागरिक को स्वस्थ होने के लिए उस प्रकार की व्यवस्था दें। और इसमें आपको जोड़ने के लिए, आह्वान करने के लिए आज मैं विशेष रूप से आपके साथ जुड़ रहा हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राज्यपाल महोदय का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी नगर निकाय से जुड़े हुए हमारे जागरूक प्रतिनिधियों ने कोरोना की सेकेंड वेव में भी मजबूती के साथ लड़ते हुए इस पूरी वेब को नियंत्रित करने में जो योगदान दिया है, उसके लिए हम सब, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि हम लोगों को जागरूक निरंतर करते रहें। कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, हमने उसको अभी कुछ हद तक नियंत्रित किया है। छोटी छोटी लापरवाही, भीड़ न होने दे कहीं भी, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करवाएं, बिना मास्क के कोई घर के बाहर न निकले, हाई रिस्क कैटेगरी के लोग घरों में रहें, हम लोगों को टेस्ट करने के लिए और वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। अगर ये सभी कार्यक्रम हम कर सकेंगे तो हम लोग कोरोना को पूरी मजबूती के साथ रोकने में हमें मदद मिलेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर कोरोना के खिलाफ जिस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है, पहली लहर पर देश ने विजय प्राप्त की, सेकंड लहर पर विजय प्राप्त करने के नजदीक है, और थर्ड वेव को आने के पहले ही हम नियंत्रित करने में सफल हो पाएंगे। इसमें टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में हम सबकी सहभागिता होनी चाहिए। यही अपील आप सबसे करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।